हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मेरा आवाज़ थोड़ा धीमा रहेगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा धातुओं की कैसे प्राप्ति करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल होगा धातुओं की कैसे प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशल कुमार है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, धातुओं की प्राप्ति, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती है। धातुएं जो होती है प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक स्वतंत्र अवस्था में, मतलब फ्री स्टेट में, एवं संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट। धातुएं दो अवस्थाओं में पृथ्वी के सतह में मिलती है। कौन कौन से? एक होती है फ्री स्टेट और एक होती है कंबाइंड स्टेट, स्वतंत्र अवस्था एवं संयुक्त अवस्था। धातुओं का मुख्य स्रोत होता है पृथ्वी की भूपर्पटी, मतलब अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्पटी का मतलब होता है कि पृथ्वी का ऊपरी परत जो होता है ना, पृथ्वी का ऊपरी परत, जो ऊपर का परत होता है, उसे हम कहते हैं भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। स्वतंत्र अवस्था किसे कहते हैं? स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब कि वैसी धातुएं जो जो किसी और धातु के साथ संयुक्त रूप से नहीं रहता हो। और वह कौन सा धातु होता है? वह वो धातु होता है जो कम क्रियाशील धातु होता है। कम क्रियाशील धातु हम किसे कहते हैं? मतलब वह, उसको अगर हम खुली हवा में छोड़ेंगे तो वह आग नहीं पकड़ता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन कौन सा धातु है जिसको हम खुली हवा में छोड़ेंगे तो वह आग पकड़ लेता है। वह धातु कौन था? वह धातु था सोडियम पोटेशियम, जो पहले वर्ग का धातु होता है, जो क्षारीय धातु कहते हैं उसको हम। उसको अगर हम खुली अवस्था में छोड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था वाले धातु कौन होते हैं? जो जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जिनको हम खुली अवस्था में छोड़ेंगे तो आग नहीं पकड़ता है या किसी चीज से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। उस धातु को हम स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं। वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन जो धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। इनको अगर हम खुली हवा में छोड़ दिए तो ये क्या करती है? आग पकड़ लेती है या जल्दी रिएक्शन करके उसको किसी और के विलयन से विस्थापित कर देती है। ये काम करती है ये लोग, इसलिए इनको हम किसी और चीज़ के साथ रखते हैं, मतलब संयुक्त अवस्था में इसको रखते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सोडियम को हम पेट्रोल के साथ में रखते थे ना। वैसे ही तो जो भी जो 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 धातु का क्रियाशीलता अधिक होता है उसको हम संयुक्त रूप में रखते हैं, और जिनकी क्रियाशीलता कम होती है उनको हम स्वतंत्र रूप में रखते हैं। समझ में आ गया? धातुएं दो अवस्था में रहती है, एक स्वतंत्र अवस्था एवं एक संयुक्त अवस्था में। और धातुओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी से, ठीक है। भूपर्पटी का मतलब होता है कि वह पृथ्वी की ऊपरी परत जो होता है उससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब देखिए हम देखते हैं पहला क्या होता है। पहले हम धातुएं किससे प्राप्त करते हैं? धातुएं
धातु तो हमने दो अवस्था में पढ़ लिया, एक स्वतंत्र एवं एक संयुक्त अवस्था में। लेकिन हम धातु किससे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी की सतह से डायरेक्ट हम धातु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह से हम डायरेक्ट धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम किससे प्राप्त करते हैं? धातु हम खनिज एवं अयस्क से प्राप्त करते हैं। और खनिज एवं अयस्क हमें कहाँ मिलता है? वह हमें पृथ्वी की भूपर्पटी पर मिलती है। भूपर्पटी से हम उसको निकालते हैं, खनिज को और अयस्क को, और उसको हम साफ सफाई करते हैं। उसको जो गंदगी लगी होती है उसको हम निकालते हैं, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं किसी मशीन से, तब जाकर हमें प्योर धातु मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज एवं अयस्क क्या होते हैं, मतलब मिनरल्स एवं ओर्स। खनिज देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ, मतलब तत्वों एवं यौगिकों को हम खनिज कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है पृथ्वी के भूपर्पटी पर। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्राकृतिक रूप में अगर मिलेगी हमें, मतलब अगर उस जो प्राप्त करते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी से, उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वह शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसमें बहुत सारा गंदगी पाई जाती है, या हो भी सकता है कि उसमें धातु बहुत कम हो और अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो उससे हम कहते हैं खनिज। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर पाई जाती है, और उस खनिज से हम धातु की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अयस्क वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं की जा सकती है। वैसे खनिज, ये भी एक खनिज का ही पार्ट है, अयस्क भी एक खनिज का पार्ट है, लेकिन अयस्क से हम धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं। और ये जो खनिज है, खनिज जो है उसको हम पृथ्वी की ऊपरी परत से जो निकालते हैं वो प्राकृतिक रूप में होता है, और इससे इससे हम आसानी से तथा कम खर्च में हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, या कम धातु हो सकता है उसमें। लेकिन अयस्क ऐसा चीज़ है जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अयस्क खनिज का ही पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रेस वाला पार्ट है, कह सकते हैं इसको हम। इसमें अशुद्धियाँ कम पाई जाती है और खनिज में अशुद्धियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो अयस्क भी एक खनिज ही है, अयस्क एक खनिज है, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ कम पाई जाती है। अब मान लिया जाए कि एक बड़ा पहाड़ है, उसमें बड़ा पहाड़ में कुछ कुछ खनिज ऐसा होता है, बड़ा पहाड़ से मैंने बहुत सारे खनिज निकाला, तो कुछ कुछ खनिज ऐसा होगा जिसमें अशुद्धियाँ बहुत कम पाई जाती है, तो उसको हम अयस्क कहेंगे। और जिसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है, जिसमें जिसमें जिस- जिसमें धातु कम और ज़्यादातर गंदगियाँ होती है, मतलब कुछ और चीज़ ज़्यादा होगा, तो उसे हम खनिज कहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, सभी के सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अयस्क जो होता है खनिज का ही पार्ट होता है, अयस्क जो है खनिज का ही पार्ट होता है, इसलिए सभी के सभी जो अयस्क हैं उसको हम खनिज कहते हैं, लेकिन सभी के सभी जो खनिज होते हैं उसको हम अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखिए, अयस्क चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अयस्क जो है चार प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड ओर्स। दूसरा सल्फाइड, तीसरा कार्बोनेट, और चौथा हैलाइड। अब ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का परत चढ़ा होता है इस पे। इसमें देखिए ऑक्सीजन का हेमेटाइट हो गया इसका। हेमेटाइट मतलब Fe2O3। यह किसका ओर्स है? यह हमारा यह हमारा लोहा का ओर है, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। ये सब याद देखिए, इस स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हो अयस्क, वह इम्पोर्टेंट है, वह सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर दिया है। अगर इस पे नहीं जो लिखा हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे अयस्क होते हैं, लेकिन सबको दिखाना संभव नहीं है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट अयस्क हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। पूछता है एग्जाम में कि लोहा का अयस्क कौन सा है, वह होता है हेमेटाइट। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। और देखिए ऑक्साइड अयस्क क्या है? ऑक्साइड अयस्क एक हेमेटाइट हो गया, एक हो गया बॉक्साइट।
बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O। इसमें भी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन प्लस वाटर है, तो यह किसका अयस्क हो गया? ऑक्साइड अयस्क है कि नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो यह एक ऑक्साइड अयस्क हो गया। और इसमें एक एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम है, तो यह किसका अयस्क है? यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त करते हैं हम? एल्यूमिनियम हम ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है ना। और ये जो है Fe2O3 किसका अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? Fe2O3 जो है आयरन का अयस्क है। और हम आयरन जो है किससे प्राप्त करते हैं? आयरन जो है हम ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की परत चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन की परत चढ़ी हुई है, तो यह ऑक्साइड अयस्क हो गया। और इसमें भी ऑक्सीजन की परत चढ़ी हुई है, तो यह ऑक्साइड अयस्क है। तो दोनों के दोनों ऑक्साइड अयस्क है, और दोनों अलग अलग धातु से बना हुआ है। यह एक लोहा का अयस्क है और यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब इससे हम एल्यूमिनियम की प्राप्ति करेंगे, और इससे हम लोहा की प्राप्ति करेंगे, आयरन की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन हेमेटाइट अयस्क है? हेमेटाइट अयस्क कौन है? Fe2O3। और पूछेगा इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? Al2O3.2H2O। क्योंकि इसमें एक एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है ना। और एल्यूमिनियम अयस्क हम किससे प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम अयस्क हम ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करते हैं। ऑक्साइड अयस्क का ही पार्ट है ना बॉक्साइड और हेमेटाइट। ठीक है, अब देखिए सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का मतलब जिसमें सल्फर लगा हो, सल्फाइड अयस्क का मतलब जिसमें सल्फर लगा हो। तो कॉपर ग्लास हो गया हमारा, कॉपर ग्लास, सिनेबार एवं जिंक प्लेट। ठीक है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S। और सिनेबार का रासायनिक सूत्र Hgs एवं जिंक प्लेट का Zns, है ना। देखिए कॉपर ग्लास किस धातु का अयस्क है? कॉपर ग्लास से हम किसको प्राप्त करेंगे? कॉपर ग्लास से हम कॉपर को प्राप्त करेंगे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार हमारा Hg का अयस्क है, Hg का अयस्क है, मतलब पारा का अयस्क है। और जिंक प्लेट हमारा किस धातु का अयस्क है? जिंक प्लेट हमारा जिंक का अयस्क है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों, जो जिंक हो गया, कॉपर हो गया और हाइड्रोजीनियम हो गया, ये तीनों के तीनों हम किससे प्राप्त करते हैं? किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? किस ओर से प्राप्त करते हैं हम? वो हम सल्फाइड ओर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों के तीनों जो पार्ट है, कॉपर ग्लास हो गया, सिनेबार हो गया और जिंक प्लेट हो गया, किस अयस्क का पार्ट है? ये सल्फाइड अयस्क का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट मतलब जिसमें कार्बोनेट लगा हो। तो इसमें कार्बोनेट लगा हुआ CO3, इसमें भी कार्बोनेट लगा हुआ CO3 लगा है ना। तो देखिए एक हो गया हमारा चूना पत्थर और दूसरा हो गया कैलेमाइन। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र जिंक कार्बोनेट। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र जिंक कार्बोनेट। तो बताइए, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हम कैल्शियम धातु को किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? बताइए, कैल्शियम धातु को किस अयस्क से हम प्राप्त करते हैं? तो क्या होगा? कार्बोनेट अयस्क से। क्यों? क्योंकि इसमें चूना पत्थर में मेरा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना लगा हुआ। तो कार्बोनेट हमें किसको बताता है? कार्बोनेट हमें कार्बोनेट अयस्क के बारे में बताएगा। और कैलेमाइन में हम जिंक है, तो जिंक हम किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? जिंक हम कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त करते हैं। या फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, इनमें से कौन सा अयस्क है जो जिंक धातु देता है? और यहाँ पर ऑप्शन देगा ZnCO3 का ऑप्शन दे देगा, ZnCO3 का ऑप्शन। तो ZnCO3 से हम जिंक का निकालते हैं, ZnCO3 से ही हम निकालते हैं ना। ZnCO3 को क्या कहते हैं हम? कैलेमाइन कहते हैं। ZnCO3 को हम कहते हैं कैलेमाइन। तो जिंक धातु हम किससे निकालते हैं? कैलेमाइन से। और अगर कैलेमाइन नहीं दिया हुआ, कार्बोनेट दिया हो रहेगा, तो किससे निकालते हैं? कार्बोनेट अयस्क से। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट इसमें लगा हुआ, इसमें भी कार्बोनेट लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए हैलाइड अयस्क।
हैलाइड हैलाइड किससे कहते हैं? हैलाइड हम किसे कहते हैं? हैलाइड हम जो लास्ट वर्ग होता है ना उससे एक पहले का वर्ग होता है, जिसको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे जो वर्ग हैं, जिस वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे जो रहते हैं उसको हम हैलाइड एस कहते हैं, हैलाइड ओर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फ्लोरीन दिखाई दे रहा होगा, तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कौन सा अयस्क है, यह कौन सा अयस्क है, यह है हैलाइड अयस्क। ठीक है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अगर लगा रहेगा उसको हम हैलाइड अयस्क कहेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहला पहला क्या होगा इसमें, रॉक सॉल्ट मतलब NaCl। तो NaCl से हम किसको निकालते हैं? NaCl से हम सोडियम को निकालते हैं, सोडियम धातु को निकालते हैं। तो पूछता है एग्जाम में कि सोडियम धातु को हम किस अयस्क से निकालते हैं? तो हैलाइड अयस्क से निकालते हैं, या फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा ऑप्शन में NaCl से, तो NaCl से देंगे। ठीक है, NaCl से हम सोडियम धातु को निकालते हैं। अगर NaCl ना देके क्या दिया रहेगा, हैलाइड अयस्क, तो हैलाइड अयस्क आंसर होगा। क्लियर है? आगे देखिए फ्लोस्पार, फ्लोस्पार मतलब कैल्शियम फोस्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम फोस्फाइड CaF2। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कैल्शियम धातु को हम किस अयस्क से निकालते हैं? तो कैल्शियम धातु को हम फ्लोस्पार अयस्क से निकालते हैं। किस अयस्क से? फ्लोस्पार, या फ्लोस्पार ना देके क्या दिया रहेगा, हैलाइड अयस्क, तो हैलाइड अयस्क आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो NaCl है और CaF2 ये दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों वह हैलाइड अयस्क का ही पार्ट है ना। इसीलिए अगर पूछेगा कि NaCl और कैल्शियम फॉस्फाइड किस अयस्क का पार्ट है, तो हैलाइड अयस्क। और सोडियम धातु और कैल्शियम धातु को हम किस अयस्क से निकालते हैं? तो हैलाइड अयस्क से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आपको यहाँ तक? अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब देखिए खनिज एवं अयस्क में अंतर क्या होते हैं। पहली बात, ये जो है ना इतना चीज आपको याद कर लेनी चाहिए, करना है। ये जो ऑक्साइड अयस्क, ये जो हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर ग्लास, सिनेबार, जिंक ब्लेड, चूना पत्थर, कैलेमाइन, रॉक सॉल्ट एंड फ्लोस्पार, ये सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखिए, कॉपर ग्लास किस किस अयस्क का पार्ट है, तो किस अयस्क का होगा, सल्फाइड अयस्क का। ठीक है, सबका रासायनिक सूत्र पूछता है। ठीक है, जो भी मैं बोलता हूँ वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस है इतने साल का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, खनिज एवं अयस्क में अंतर क्या होते हैं। देखिए पहला, खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक रूप से, मतलब जैसे ही मैंने खुदाई किया वैसे ही कोई चीज़ मिल जाना, कोई हमें पदार्थ मिल जाता है, तत्व या यौगिक का कोई पदार्थ मिलता है, तो वह क्या होता है, वह खनिज होता है। और अयस्क क्या है, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है। यह भी एक खनिज का ही पार्ट है, लेकिन इनसे धातुएं हम आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब इसमें हमें ज़्यादा मशीन का यूज नहीं करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा मेरे को पैसा खर्चा करना पड़ता है, और ना ही ज़्यादा टेक्निक यूज करना पड़ता है धातु को निकालने में। ठीक है, तो इसको हम अयस्क कहते हैं, मतलब खनिज का यह एडवांस वर्जन कह सकते हैं इसको, अयस्क को। खनिज का एडवांस वर्जन है अयस्क। सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। देखिए मान लीजिए 5 गो मेरा खनिज है, 5 खनिज है, किसी में धातु 90% है,
किसी में धातु 80% है, किसी में 50%, किसी में 40%। तो जिसमें ज़्यादा धातु होती है ना, उसी को हम अयस्क कह देते हैं, क्योंकि उससे हमें धातु निकालने में आसानी होती है, क्योंकि उसमें धातु ज़्यादा है। धातु जिसमें ज़्यादा होता है तो उसमें हमें पैसा भी कम खर्चा लगता है अशुद्धियों को निकालने में। अगर जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा हो और धातु कम हो, तो उसमें तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। तो वही अयस्क का पार्ट है कि अयस्क उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। और खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, और ऐसा कभी कभी ऐसा केस आता है कि जिसमें धातु बहुत कम होता है और अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, तो उसको निकालने में, धातु को निकालने में पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है। फ़ायदा कम हुआ और पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो गया। तो ऐसे केस में कभी कभी हमें पता भी होता है ना कि इस जगह पर धातु खनिज है, लेकिन हम नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि निकालने में जो खर्चा होता है, उससे जो प्राप्त होता है धातु, उसका खर्चा उसका लाभ जो है कम ही पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा सरकार आप देखते होंगे कि कहीं कहीं तो पता भी चलता है कि यहाँ पर धातु है, लेकिन वहाँ निकालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास उतना मशीनरी नहीं है, उतना एडवांस मशीनरी नहीं है कि इसको हम जल्दी से निकाल सकें। तो कभी कभी होता है कि उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको निकालने में खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और जो धातु प्राप्त होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा। तो क्या फ़ायदा निकालने में, बताइए? मेरा अगर निकालने में 100 रुपया खर्चा होता है और जो धातु मैं निकालूंगा वो 50 रुपया का होगा, तो मेरा 50 रुपया का तो लॉस हो गया ना। लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में हम धातुओं को नहीं निकालते हैं। तो ऐसी केस में धातु की जो प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम है, तो हम उस केस में क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो ऐसे देखकर ही हम जो जो निकालने वाले होते हैं, खनिज या धातु निकालने वाले होते हैं, वो इनकी जायजा करते हैं कि इनसे इस यहाँ पर जो खनिज मिलने वाला है उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं होगी, ये सब देखकर ही निकालते हैं। ठीक है? तो वही बोल रहा है, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, लेकिन सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है? खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। अभी मैंने बताया कि खनिज में अशुद्धियाँ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो धातु को निकलने में मदद नहीं करती है। तो वैसे केस में बहुत ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है और धातु का जो कीमत होता है बहुत कम होता है, तो वे लाभ से ज़्यादा हानि हो जाता है। ठीक है? आगे देखिए, अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती है, और जो अयस्क हैं उनसे जो हम धातु निकालते हैं वो आसानी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ न के बराबर होता है। अशुद्धियाँ नहीं होगा तो मशीन से उन अशुद्धियों को निकालना आसान होता है। उन अशुद्धियों को हम आसानी से निकाल देंगे और आसानी से निकाल के धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में यह फायदेमंद होता है। और खनिज में क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है? सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, तो उसे निकालना मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि धातु बहुत कम है और अशुद्धियाँ ज़्यादा है, तो उससे निकालना मुश्किल होता है। तो सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। ठीक है? सभी खनिज अयस्क नहीं है और सभी अयस्क खनिज है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब तक मैंने जो बताया, धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं, खनिज से कैसे करते हैं, अयस्क से कैसे करते हैं, खनिज के बारे में पढ़ा आपने, अयस्क के बारे में पढ़ा और अयस्क के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। अब पहला पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा? धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं। धातुओं की प्राप्ति हम भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं। तो मैंने खनिज को निकाल लिया, अयस्क को निकाल लिया, तो अयस्क हमें किस रूप में पाया? अयस्क को हमने ऑक्साइड के फॉर्म में पाया, अयस्क को हमने हैलाइड के फॉर्म में पाया, अयस्क को हमने सल्फाइड के फॉर्म में पाया, अयस्क को हमने कार्बोनेट के फॉर्म में पाया। ये 4 फॉर्म में पाया ना। अयस्क को हमने ये 4 फॉर्म में पाया। तो इन सब से, ऑक्साइड से, सल्फाइड से, कार्बोनेट से और हैलाइड से, इन सब से हम शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले तो मैंने निकाला जो था अयस्क को,
तो हमें किस रूप में पाया, ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में और हैलाइड में। तो इससे ये तो हमारा शुद्ध धातु नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है कि नहीं होती है, अशुद्धियाँ हैं कि नहीं है। तो अब इनसे हम ऑक्साइड से, सल्फाइड से, कार्बोनेट से, हैलाइड से, इन सारी अयस्कों से हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में अब देखेंगे। मतलब वही उसी का नाम है धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, देखिए। तो श्रेणी तो तीन, देखिए अब यहाँ पर श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है, मैंने बताया था सक्रियता श्रेणी वाले चैप्टर लेक्चर में कि ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये चार जो होते हैं ये श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं होती है, ठीक है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी होती है। जो सबसे ऊपर होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है, और जैसे जैसे नीचे जाती हैं धातुएं, जैसे जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसका क्रियाशीलता घटते जाता है। इसी के क्रम में हम सक्रियता श्रेणी पढ़े थे, ठीक है। और ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। इसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं पाई जाती है, ठीक है। और मध्य की धातु क्या होती है, मध्य की धातु होती है जिंक हो गया, फेरम हो गया और लेड हो गया, ठीक है। जिंक हो गया, लोहा हो गया, लोहा और क्या हो गया, पीबी हो गया, ठीक है, इत्यादि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये जो चार देख रहे हैं आप, ये श्रेणी में सबसे ऊपर होती है, और ये तीन को आप देख रहे हैं ये मध्य में पाई जाती है, और इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। और ये भूपर्पटी में ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। भूपर्पटी से हम किस अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं, अयस्क हम ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, हम इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु कौन सी होती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु होती है सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये तीनों आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से नीचे होता है, और ये जो ऊपर, ये सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं। और जिंक, फेरम और लेड ये भी हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी में नीचे, नीचे का मतलब हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन से जो नीचे रहते हैं वो है सोना हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये बहुत ही कम क्रियाशील करते हैं, ये पानी के साथ कम, पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है वह किस रूप में होता है, वह स्वतंत्र रूप में होता है। यहाँ पर देखिए ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, क्यों, क्योंकि अभिक्रियाशीलता इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखिए अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। अब ये जो अयस्क है, अयस्क किस फॉर्म में है, धातु अयस्क जो है कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, हैलाइड के फॉर्म में और किस फॉर्म में था, ऑक्साइड के फॉर्म में था। तो इन अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं, मेटलर्जी, मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चार नियम होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अयस्क से धातु प्राप्त करने के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम देखिए, अयस्क का सांद्रण, सांद्रण करके हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सांद्रित अयस्क का धातु धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। पहले मैं क्या करूँगा, अयस्क का सांद्रण करूँगा, और सांद्रण करने के बाद अब सांद्रित जो अयस्क हो गया, अयस्क जो सांद्रित हो गया उसको हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद हम क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे। अब निष्कर्षण करने के बाद भी कुछ अशुद्धियाँ होती है उसमें, धातु हम शुद्ध धातु नहीं, जब हम धातु निकालते हैं तो उनसे कुछ अशुद्धियाँ बाहर आ जाती है। तो उन अशुद्धियों को भी बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम परिष्करण करते हैं, ठीक है। पहले हम करते हैं क्या, पहले हम सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रण से हम क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर ऑक्साइड से क्या करते हैं, ऑक्साइड से निष्कर्षण करते हैं शुद्ध धातु को। अब शुद्ध धातु जो निकालते हैं उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम निष्कर्षण करते हैं, परिष्करण करते हैं, सॉरी, धातु का परिष्करण करते हैं, मतलब रिफाइनिंग एवं प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये चार स्टेप होते हैं धातु को निकालने में, शुद्ध धातु निकालने के लिए ये चार स्टेप आप देख रहे हो ना, ये चार स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप सबको याद हो गया, पहले हम सांद्रण करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, क्लियर है।
दूसरा क्या है? दूसरा है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। अब ऑक्साइड में परिवर्तन हम क्यों करते हैं उसको हम आगे हम पढ़ेंगे क्यों करते हैं। हम ऑक्साइड के अलावा किसी और चीज़ में क्यों नहीं करते हैं, इसका हम आगे रीजन दिया हुआ है। यहाँ पर बस मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्साइड में परिवर्तन हम क्यों करते हैं उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। अब ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। पहले सांद्रण कर दिए, सांद्रण करने के बाद हम ऑक्साइड में बदल दिए, उस अयस्क को हम ऑक्साइड में बदल दिए। मान लीजिए अगर कार्बोनेट में भी है ना, अगर जो अयस्क कार्बोनेट में भी है तो उसको हम पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। अगर जो अयस्क सल्फाइड में है तो उसको भी ऑक्साइड में बदलेंगे। अगर जो क्या बच गया, अब बच गया ऑक्साइड। ऑक्साइड तो ऑक्साइड में पहले से ही है, और क्या बच गया? कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, और हमारा ऑक्साइड हो गया। उसके बाद और सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फाइड। सल्फाइड में भी रहेगा तो उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। कार्बोनेट में भी रहेगा उसको भी ऑक्साइड में बदलेंगे। हैलाइड में भी रहेगा उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। और ऑक्साइड में तो ऑक्साइड पहले से ही है, ठीक है। तो ऑक्साइड में बदलते क्यों है इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। ऑक्साइड में हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड से धातुओं को निकालना सबसे आसान होता है। ऑक्साइड से धातुओं को निकालना, शुद्ध धातुओं को निकालना बहुत ही आसान होता है। कार्बोनेट, सल्फाइड एवं हैलाइड, इन तीनों से धातुओं को निकालना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से धातु निकालना आसान होता है, क्योंकि इस ऑक्साइड को हम गर्म करके ऑक्साइड को हम निकाल सकते हैं, उसको शुद्ध धातु को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, और सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये इन सब से निकालना हमें बहुत मुश्किल पड़ता है, और इनमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ऑक्साइड से निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्साइड जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब सभी धातुओं से लगभग सभी से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन जो है लगभग सभी से रिएक्शन करता है, इसलिए ऑक्साइड से निकालना बहुत ही ईजी होता है बाकी सबके मुकाबले में, ठीक है। अब धातु को शुद्ध धातु को निकाल तो लिए, लेकिन उनमें कुछ अशुद्धियां भी बाहर आ जाती है। तो उसको भी निकालने के लिए, उस अशुद्धियों को भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परिष्करण करते हैं। उसका क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। मतलब मेरी अगर हमारी भाषा में बोले तो उसको नहलाना धुआना होता है ना। हम रोजाना नहाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ गंदगी हमारे शरीर पर पड़ जाती है। तो वही वही केस उसमें भी होता है, धातु में भी। हम कोई धातु को अयस्क से निकाल रहे हैं तो क्या होता है, हम कुछ तो अशुद्धियाँ, धूल कण उसमें पड़ जाता है, क्योंकि अयस्क जो भी है धूल कण से बाहर निकलता है। तो उससे हम धातु को निकालेंगे तो उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ बाहर आ जाती है। तो उस अशुद्धियों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये टेबल है ना, इसको हम एक संक्षिप्त में समझते हैं, इसको हम डिटेल में आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का चार्ट है। देखिए, पहला क्या? अति क्रियाशील धातु का अयस्क। जो अति क्रियाशील धातु होते हैं ना, अति क्रियाशील धातु जो होते हैं, अति क्रियाशील धातु, उसका देखिए, इसको हम क्या करते हैं? पिघले हुए अयस्क, मतलब ऑक्साइड या क्लोराइड का विद्युत अपघटन, इसको हम क्या करते हैं? इससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं? ये जो अति अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जो धातुएं होती है, उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? विद्युत अपघटन से ही हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। उसको हम ऑक्साइड में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ता, उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? उससे हम डायरेक्ट विद्युत अपघटन से ही प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत प्रवाहित करते हैं उसमें, उस अयस्क में, और उससे डायरेक्ट हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और जो मंद क्रियाशील धातु होती है, मंद क्रियाशील धातु को पहले हम क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क में बदलते हैं, फिर उसको हम, अब सांद्रित अयस्क से उसको हम कार्बोनेट अयस्क हो गया और सल्फाइड अयस्क हो गया। अब सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क से हम पहले क्या करते हैं? पहले हम ऑक्साइड में बदलते हैं, सल्फाइड को और कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में बदलते हैं। मैंने बताया था ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड में बदल दिए, फिर उसके बाद हम कार्बन या एल्यूमिनियम द्वारा इसका हम अवकरण करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन हमने पीछे भी पहले भी देखा था, अवकरण। तो
कार्बन या एल्यूमिनियम से के द्वारा हम इसको धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को निकालने का तरीका क्या है हमारा? अवकरण होता है। हमने पीछे पहले चैप्टर में देखा था अवकरण है, अवकरण के बारे में देखा था ना, वही होता है अवकरण, मतलब ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन की ह्रास होना। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब अवकरण। और किससे करते हैं? कार्बन एवं एल्यूमिनियम से करते हैं। ठीक है, धातु का ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा धातु बच जाएगा ना। तो वही काम है, वही काम करता है कौन? कार्बन एवं एल्यूमिनियम करते हैं। कार्बन और एल्यूमिनियम जो होता है धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास हमारा अवकरण कहलाता है। ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, और उनसे भी जो धातु प्राप्त होती है वो भी अशुद्ध होती है, थोड़ा सा अशुद्ध होती है। उनसे भी थोड़ा थोड़ा धूलकण या अशुद्धियां पाई जाती है। तो उसके बाद हम परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। परिष्करण या रिफाइनिंग करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कम क्रियाशील धातु जो होती है, कम क्रियाशील धातु का हम सांद्रण कैसे करते हैं? पहले हम मान लीजिए सल्फाइड एस के रूप में, कम क्रियाशील धातु जो होती है सल्फाइड एस के रूप में होती है। और मंद क्रियाशील धातु जो होती है, मंद जो बहुत मतलब बीज का क्रियाशील धातु होती है, वो कार्बोनेट एवं सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। याद रखिएगा ये सारे के सारे। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह सीधा हम विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो मंद क्रियाशील धातु होती है वह कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क में होता है। तो उसको पहले हम धातु के मतलब ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड को हम ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड से हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम द्वारा उसको अपचयन करा देते हैं। ऑक्साइड ऑक्सीजन को हम अपचयन करते हैं किसके द्वारा? कार्बन एवं एल्यूमिनियम के द्वारा। कार्बन एवं एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कर दिए तो हमारा क्या बन गया? धातु जो हम प्राप्त करते हैं वो अशुद्ध रूप में होता है। अशुद्ध रूप में होता है तो अशुद्ध रूप से हम उसको हम परिष्करण या रिफाइनिंग से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? अब तीसरा देखिए, कम क्रियाशील धातु। पहले सबसे ऊपर वाले धातु हो गया, फिर बीच में रहने वाला धातु हो गया, और फिर सबसे नीचे वाला जो धातु होता है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो धातु होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। वह किस रूप में होता है? वह सल्फाइड एस के रूप में होता है। वह किस एस के रूप में होता है? वह सल्फाइड एस के रूप में होता है। उनसे अब अशुद्ध धातु प्राप्त कर लिए। अशुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे? वो जो सल्फाइड एस में है उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में बदल के क्या करते हैं फिर? अशुद्ध धातु। जैसे यहाँ पर भी सल्फाइड एस था, इसको पहले हम ऑक्साइड एस में बदले थे, वैसे भी यहाँ पर भी सल्फाइड एस को हम पहले ऑक्साइड एस में बदलेंगे। ऑक्साइड एस से फिर हम अशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अशुद्ध धातु से फिर हम परिष्करण या रिफाइनिंग से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है? एक चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, ये क्या है? यहाँ पर ये वाला देखिए, ये जो भी अयस्क जो होता है कार्बोनेट के रूप में होता है, तो उसको हम निस्तापन विधि द्वारा हम ऑक्साइड के रूप में बदलते हैं। और जो सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है वह जागरण विधि द्वारा हम उसको ऑक्साइड के रूप में बदलते हैं। क्लियर है? और निस्तापन क्या होता है, जागरण क्या होता है, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं इसको, इस स्लाइड को देखिए। सबसे ऊपर वाला जो धातु होता है मतलब सोडियम पोटेशियम ये सब हो गया, उसको उसके अयस्क हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट खाली विद्युत देते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो अशुद्धियां होती है बाहर निकल जाएगा और शुद्ध धातु में प्राप्त होता है। बस यही केस होता है ऊपर वाले धातु में। अब जो बीच में वाला जो धातु होता है, बीच में वाला धातु कौन सा था? फेरम हो गया, फेरम, जिंक और लेड। फेरम, जिंक और लेड, ये तीनों बीच वाला जो धातु है ना, ये किस फॉर्म में पाया था? यह कार्बोनेट में पाया जाता है, ऑक्साइड में पाया जाता है और सल्फाइड में पाया जाता है। तो कार्बोनेट और सल्फाइड को हम धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को हम ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करते हैं? पहले निस्तापन विधि से ये जो कार्बोनेट है उसको निस्तापन विधि से हम ऑक्साइड में बदलते हैं। और सल्फाइड जो है उसको हम जारण विधि से हम ऑक्साइड में बदलते हैं। क्लियर है? और फिर ऑक्साइड में तो आ गया, ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को निकालते हैं। ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे? कार्बन एवं एल्यूमिनियम से उसका अपचयन कराते हैं। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो धातु से हम ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? हमारा धातु बच जाएगा। और वह जो धातु होता है वह अशुद्ध रूप में होता है। तो उसको हम शुद्ध रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं?
शुद्ध रूप में बनाने के लिए हम परिष्करण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कम क्रियाशील धातु जो होते हैं, कम क्रियाशील धातु का हम संधारण कैसे करते हैं। पहले वह सल्फाइड रूप में होता है। कम क्रियाशील जो धातु होती है सल्फाइड रूप में होता है। सल्फाइड रूप से हम पहले ऑक्साइड रूप में बदलेंगे, किससे, जारण विधि से। जारण विधि से ऑक्साइड रूप में बदलेंगे और ऑक्साइड से फिर अशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, अशुद्ध धातु से फिर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये चार्ट आपको सबको क्लियर है। अब आगे देखिए, अब देखिए अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का चार्ट क्या है। देखिए अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है गलित अयस्क का वैद्युत अपघटन, इसको हम विद्युत अपघटन करते हैं तो शुद्ध धातु में प्राप्त होता है। और मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है उसको कार्बोनेट अयस्क में होता है तो निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद अपचयन करते हैं, अपचयन करने के बाद हमें शुद्ध धातु अशुद्ध धातु मिलता है। अशुद्ध धातु के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसको हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग करने के बाद शुद्ध धातु प्राप्त होता है हमें। और दूसरा हो गया सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क जो होता है भर्जन विधि द्वारा होता है। भर्जन विधि द्वारा मतलब रोस्टिंग विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड से अपचयन करके हमें धातु मिलता है। ठीक है। और कम क्रियाशील जो धातु होती है सल्फाइड अयस्क होती है। कम क्रियाशील जो धातु होती है वो सल्फाइड अयस्क होती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। उसको हम भर्जन विधि द्वारा धातु धातु में बदलते हैं और परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। क्लियर है। परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये सब क्लियर हो गया यहाँ तक, ये वाला सारे क्लियर है यहाँ तक। अभी तीसरा को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अयस्क से हम अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अयस्क हो गया, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, क्लियर है। अंतर और अयस्क कितने प्रकार के होते हैं अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में आपको नोट्स मिल जाएगा एवं व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, थैंक यू।